नमस्कार, TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। मेरे साथ समीर अब्बास और सुमेरा खान भी मौजूद हैं। राजनीति की खबरें भी आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत युद्ध के मैदान में सबसे बड़ी खबर के साथ। पहली बड़ी खबर, इजरायल की तरफ से बंधकों की रिहाई शुरू हुई। 39 महिला कैदियों को सौंपेगा इजरायल। डेमन जेल से 24 महिला कैदियों की रिहाई होगी। मेगिडो जेल से 15 महिला कैदियों को निकाला गया है। 39 कैदियों को लेकर एम्बुलेंस निकली है। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, एक बहुत बड़ी कामयाबी है ये। मेगिडो जेल से 15 कैदी निकाली गई हैं। 39 कैदियों को लेकर ये एम्बुलेंस निकले हैं। जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। युद्ध विराम शुरू हो चुका है और बंधकों की रिहाई भी अब शुरू हो रही है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बंधकों की रिहाई का सिलसिला शुरू हो गया है और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि हमास की कैद से भी बहुत जल्द बंधकों को रिहा किया जाएगा। उन तमाम बंधकों को जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास ने बंधक बना लिया था, अपनी कैद में रखा था। थोड़ी देर में इजरायली बंधकों की भी रिहाई होगी। और इस बीच बड़ी खबर और ये बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। 39 कैदियों को लेकर एम्बुलेंस निकली है। ये तमाम वो महिला कैदी हैं जो अरसे से इजराइल की जेलों में कैद थीं। ये वो फिलिस्तीनी महिला कैदी हैं जिन्हें इजराइल ने जेलों में रखा हुआ था और हमास के साथ डील के बाद अब इन कैदियों को इजराइल ने छोड़ दिया है। अब इंतजार है हमास की कैद से बंधकों को छोड़े जाने की। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कड़ी सुरक्षा में हो रही है इन कैदियों की रिहाई। जेल के बाहर भारी सुरक्षा बल मौजूद था। उसकी मौजूदगी में जेल से बाहर निकले हैं एम्बुलेंस। कैदी वाहन के पीछे चल रही हैं कई गाड़ियां भी। देखिए, ये वो उस वक्त की तस्वीर जब जेल से बाहर निकली गाड़ियां। एम्बुलेंस में हैं ये कैदी और उनको देखिए किस तरह से सुरक्षा में ले जाया गया है। पहले से गाड़ियां यहाँ पर मौजूद थी, यानी एक कैवलकेड में ले जाया जा रहा है। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है चाक चौबंद। एयरबेस पर इजराइल ने कैदियों को छोड़ा है, इसके बाद ये जानकारी मिल रही है। यानी देखिए, यहाँ से जिस तरह से बाहर निकले हैं पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ यहाँ से निकाला गया है और हर गाड़ी जो बाहर निकल रही है उसके साथ साथ दूसरी गाड़ियाँ चल रही हैं। यानी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ से निकाला जा रहा है इन कैदियों को। तो शुरू हो गई है प्रक्रिया जिसमें कैदियों को छोड़ा जा रहा है इजराइल की तरफ से और इसी का इंतजार हो रहा था। बंधकों के लिए खाने पीने का सामान और डॉक्टर का इंतजाम भी किया गया। देखिए, ये 3 तस्वीरें देखिए किस तरह से ले जाया जा रहा है। रास्ते की तस्वीरें हैं क्योंकि अब बंधकों को यहाँ से, ये जो कैदी हैं इनको यहाँ से ले जाया जा रहा है और उसके बाद कैदियों को किस तरह से सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है वो भी साफ तौर पर दिख रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा पहुंचा इजरायली हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर से लाए जाएंगे बंधक। जहां लैंड होंगे बंधक वहां डॉक्टर भी, खाने पीने का सामान भी मौजूद है। बच्चों के लिए हर तरह के इंतजाम किए गए हैं इजराइल की तरफ से। जब भी बंधकों को छोड़ा जाएगा हमास की तरफ से, उसके बाद डॉक्टर की एक बड़ी टीम वहां पर मौजूद होगी जिस जगह बंधकों को छोड़ा जाएगा और खाने पीने का इंतजाम भी किया गया है। ये हेलीकॉप्टर की तस्वीर आप देख रहे हैं। इजरायली हेलीकॉप्टर वहां पहुंच चुका है जो बंधकों को लेकर जाएगा। देखिए, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो आपके सामने है। इजराइल की बंधक रिहाई पर तैयारी। बंधकों के स्वागत के लिए खास इंतजाम किए गए इजराइल में। रिहा बंधकों के लिए जरूरी सामान का भी देखिए कैसे इंतजाम किया गया है। एक हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है गाजा। थोड़ी देर में ये उम्मीद की जा रही है कि हमास बंधकों को अपनी कैद से आज़ाद करेगा और उन्हें लाने के लिए यह हेलीकॉप्टर गाजा पहुंच चुका है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 39 महिला कैदियों को इजराइल ने अपनी जेलों से रिहा भी कर दिया है, यानी शुरुआत इजराइल की तरफ से हुई है। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि शाम 7:30 बजे तक बंधकों की रिहाई शुरू हो जाएगी। अभी क्या है हालात, क्योंकि एक तरफ की तस्वीरें तो हमने देख ली, इजराइल ने अपने कैदियों को छोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है हालात। विपिन चौबे हमारे संवाददाता तेल अवीव से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या जानकारी आपको मिल रही है, क्योंकि इजराइल से कैदियों की रिहाई का सिलसिला तो शुरू हो गया है। क्या उम्मीद है कितने देर में हमास की कैद से बंधक आजाद होंगे?
देखिए इस वक्त इजराइल के घड़ी में 1:30 बज रहे हैं समीर, और मैं जहां पर खड़ा हूं ये उस मीडिया सेंटर के बाहर की तस्वीर है जहां पर ये तमाम पोस्टर्स नजर आ रहे हैं। इसी में से लगभग 8 बच्चे और 7 महिलाएं, या 7 महिलाएं 8 बच्चे रिहा होने। इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देख लीजिए। इसके अलावा वापस लौटते हैं आपके सवाल पर। आपने जो कहा है कि देखिए यहां से तेल अवीव से जो कैदी, फिलिस्तीनी कैदी जिन 150 लोगों का चयन किया गया है, पहले लॉट में लगभग 25 से 30 लोग ऐसे हैं जिनको रिहा किया जाना है। उनको लेकर इजरायली डिफेंस फोर्स और यहाँ की पुलिस और प्रशासन, इंटेलिजेंस की गाड़ियां उनको लेकर बॉर्डर की तरफ निकल चुके हैं। बॉर्डर पर एक हेलीपैड बनाया गया है। जो इजरायली डिफेंस फोर्स का हेलीकॉप्टर है वो इस वक्त गाजा सीमा में पहुंच चुका है, लैंड कर चुका है। वहां पर इंतजार किया जा रहा है। 4 बजे का इजरायली समय और 7:30 बजे का भारतीय समय के मुताबिक उन बंधकों को वो हेलीकॉप्टर के पास पहुंचाया जाएगा, वहां एक्सचेंज किया जाएगा। एक हाथ से बंधकों को लिया जाएगा और दूसरे हाथ से कैदियों को दिया जाएगा, और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर वहां से टेक ऑफ करेगा। टेक ऑफ करने के बाद वो इजराइल की सीमा में जो पहला हेलीपैड बनाया गया है वहां पर लैंड करेगा। लैंड करने के बाद बाकायदा उनका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। वहां बच्चों को खिलौने दिए जाएंगे, उनको कपड़े दिए जाएंगे, क्योंकि वो 49 दिनों से किस हालात में उनको रखा है हमास ने, ये किसी को नहीं पता। लिहाजा उनके लिए तमाम इंतजाम। और विपिन, डील जो थी वो 1 के बदले 3 की थी। 39 कैदियों को इजराइल ने अपनी जेलों से रिहा किया। इसका मतलब 13 बंधक छोड़े जाएंगे हमास की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल। ये कल शाम को ही क्लियर कर दिया गया था कि 13 बंधक जो हैं वो छोड़े जाएंगे और 30 से 39 के बीच का आंकड़ा रहेगा, क्योंकि अभी 4 दिन का वक्त और है। 4 दिन में फेज वाइज कैदियों को रिहा करना और उधर से बंधकों को लाने का कार्यक्रम चालू रहेगा। लेकिन आगे पीछे 1-2 नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं जिनको बाद में मैनेज किया जा सकता है। तो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है समीर, और मैं उसी मीडिया सेंटर के बाहर खड़ा हूं। अगर आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं उस मीडिया सेंटर के अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा, जहां ये सब कुछ पूरे देशवासी, पूरी दुनिया आज लाइव देख सकेगी कैसे एक्सचेंज हो रहा है, कैसे उन बंधकों को 49 दिन बाद छुड़ाया जा रहा है। विपिन, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ तो वो एम्बुलेंस है जिसमें 39 फिलिस्तीनी कैदी ले जाई जा रही है ये एम्बुलेंस के जरिए, और एक तरफ वो हेलीकॉप्टर भी हम दिखा रहे हैं आईडीएफ का, जिसके जरिए बंधकों, जब बंधक छूटेंगे हमास के कब्जे से तो फिर बंधक इसी हेलीकॉप्टर में बैठेंगे। ये तस्वीरें बता रही हैं, लेकिन क्या समय सीमा बताई जा रही है? कब तक हमास बंधकों को छोड़ना शुरू करेगा? क्योंकि हलचल तेज हो गई है। विपिन, निधि, देखिए जो सब कुछ प्लान्ड वे में अभी तक चल रहा है। हालांकि सुबह सीजफायर के वॉल्यूशन का मामला सामने जरूर आया था, लेकिन अभी सब कुछ नॉर्मल है। सब कुछ तय समय के मुताबिक, तय प्लान के मुताबिक दोनों तरफ से, क्योंकि कतर के ऑफिशियल्स भी यहां पर होने की संभावना जताई गई है और वो मीडिएशन कर रहे हैं, यानी उनके जरिए ही सारा कम्युनिकेशन किया जा रहा है। 4 बजे का यहाँ का वक्त और 7:30 बजे भारतीय, यानी 7 बजे से विजुअल्स आने शुरू हो जाएंगे और एक्सचेंज का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। इंतजाम क्या किया गया है तेल अवीव में वो आपको दिखा दूं। अब मेरे कैमरा पर्सन गंगा आपको देखिए अंदर उस मीडिया सेंटर के अंदर आपको लेकर जा रहे हैं, जहां पर ये लाइव तस्वीरें देख सकेंगे और पूरी दुनिया की मीडिया। आप देखिए इस वक्त कैसे इस मीडिया सेंटर के अंदर बेसब्री के साथ निधि इंतजार कर रही है, और आप देखेंगे ये वो हॉस्टेजेस हैं जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन्हीं में से कुल 13 बच्चे और महिलाएं ऐसे शामिल हैं जिनको रिहा किया जाना है। और अब मैं कैमरा पर्सन गंगा से कहूंगा पूरी दुनिया की मीडिया देखिए कितनी बेसब्री के साथ उस लाइव टेलीकास्ट का इंतजार कर रही है, जिस लाइव टेलीकास्ट को दुनिया आज देखना चाहती है कि वो तस्वीर कैसी होगी, वो वक्त कैसा होगा, वो पल कैसा होगा कि जब 49 लोगों कुछ देर बाद यहाँ से हमें वो तस्वीरें देखने को मिलेंगी जहाँ एक्सचेंज होगा, जहाँ पहुंचेंगे बंधक और इतने लंबे समय बाद उनके परिवार भी उनको देखेगा। तो दुनिया भर का मीडिया और हम सब देखने के लिए इस वक्त आतुर हैं कि किस तरह से ये पूरा प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन इस बीच एक इमोशनल तस्वीर आई है जंग की, आप नजर बनाए रखें। विपिन, आपके पास वापस आएंगे। 49 दिन के बाद घर पहुंचा इजरायली सैनिक, परिजनों से मिलते ही किस तरह से भावुक हो गया उसकी तस्वीर सामने आई है। फ्रंट लाइन पर जंग लड़ रहा था सैनिक, और 49 दिन के बाद अपने घर जब पहुंचा ये इजरायली सैनिक तो देखिए किस तरह से भावुक हो गया। इजराइल में तमाम ऐसे रिजर्विस्ट भी हैं जो अपना काम धाम छोड़कर जंग में शामिल हैं इजराइल की तरफ से। लेकिन ये तस्वीरें भावुक कर देने वाली इजरायली सैनिक की तब की जब वो अपने घर पहुंचा 49 दिन के बाद।
और अब राजनीति की दुनिया की हर बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। चुनावी राज्यों से लेकर देश की सियासत पर हर बड़ी खबर आपके सामने होगी। 60 सेकंड में आपको बताएंगे। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं गारंटी 2024 का मेगा बुलेटिन। राहुल गांधी के विवादित बयान पर ट्विटर वॉर जारी है और कांग्रेस का प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित ट्वीट सामने आया है। बीजेपी ने राहुल गांधी को कहा ट्यूबलाइट और एक्स पर राहुल की तस्वीर के साथ लिखा है मेड इन चाइना। शहजाद पूनावाला ने गांधी परिवार पर निशाना साधा है। देखिए, जो पनौती वाला विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। शहजाद पूनावाला ने गांधी परिवार को कहा असली पनौती और सबसे पहले शुरुआत राहुल गांधी की तरफ से हुई थी। उसके बाद देखिए एक्स पर, ट्विटर पर किस तरह से वॉर छिड़ गया है। राहुल गांधी को बीजेपी ने ट्यूबलाइट बता दिया है। और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। कांग्रेस का भी विवादित ट्वीट दिखा रहे हैं और साथ ही बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर इस तरह से ट्वीट किया है। बीजेपी ने राहुल गांधी को ट्यूबलाइट कहा है। तस्वीर राहुल गांधी के सामने है और राहुल गांधी एज ट्यूबलाइट सामने आया है। इस तरह से ये तस्वीर बीजेपी की ओर से जारी है। इसके अलावा एक और तस्वीर जारी की है जिसमें पनौती आजम और राहुल गांधी की तस्वीर है और इस तरह का ट्वीट किया गया है एक्स के जरिए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही हमलावर है और एक तरह से एक्स पर, ट्विटर पर ये वॉर छिड़ गया है। और प्रधानमंत्री मोदी पर दिए विवादित बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी को गैर जिम्मेदार नेता करार दिया है और बिना शर्त माफी की मांग की है। आपके ध्यान को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीएम मोदी पर दिए बयान के बाद से ही बीजेपी नेताओं के निशाने पर हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल के बयान को शर्मनाक करार दिया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की। And he has once again shown that he can stoop to any level. And I strongly condemn the statement of Mr. Rahul Gandhi and Congress Party senior leader and president. Though he is just for namesake has been made president, he should at least on behalf of party he should apologize. वो अलग बात है कि हरवा दिया। राहुल गांधी ने जालोर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भारत के वर्ल्ड कप हारने के बाद पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में आज एक चुनावी रैली में कांग्रेस को भ्रष्ट और परिवारवादी पार्टी करार दिया और कहा कि मोदी सरकार में भ्रष्टाचार न होने की गारंटी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज तेलंगाना के हैदराबाद में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला किया और कहा कि आजादी के बाद शायद ही कोई कांग्रेस की सरकार रही हो जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हों। उनके कई मंत्री तो जेल की हवा भी खा चुके हैं। शायद ही कोई कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो जिसके ऊपर करप्शन का चार्ज न लगा हो। यहाँ तक कि उनके मिनिस्टर्स को भी करप्शन के चार्जेज में जेल की हवा खानी पड़ी है। मेरी बहनों भाइयों, अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट को भी आपने देखा है और यह मोदी जी के नेतृत्व में 9 साढ़े 9 वर्षों से गवर्नमेंट काम कर रही है। इस गवर्नमेंट को भी आपने देखा है। उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि बीजेपी के गवर्नमेंट के किसी भी मिनिस्टर के ऊपर कोई करप्शन का चार्ज लगा हो अथवा किसी मिनिस्टर को जेल की हवा खानी पड़ी हो। रक्षा मंत्री ने कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी की सरकार में भ्रष्टाचार करने और कानून तोड़ने की हिम्मत किसी की भी नहीं है। इस दौरान उन्होंने बीआरएस सरकार को भ्रष्ट सरकार करार दिया। वहीं तेलंगाना में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। हैदराबाद में अमित शाह ने रोड शो किया। आज लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। रोड शो में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। अमित शाह ने लोगों का अभिवादन किया है। हमारे प्रत्याशी को एमएलए बना दीजिए। हैदराबाद विमोचन दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण बढ़ाएंगे। मोदी जी ने तय किया है कि इस बार तेलंगाना का मुख्यमंत्री बैकवर्ड क्लास से आएगा
हम बैकवर्ड क्लास के साथ। और गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में महंगे पेट्रोल डीजल का मुद्दा भी उछाला और कहा कि तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनने पर पेट्रोल डीजल से टैक्स घटेगा। तो उन्होंने बीजेपी सरकार बनने पर तेलंगाना में दलित सीएम बनाने की भी गारंटी दी। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। निजामाबाद की रैली में अमित शाह ने आज हैदराबाद विमोचन दिवस का मुद्दा जोर शोर से उठाया। रजाकारों के डर से, ओवैसी के डर से हैदराबाद विमोचन दिन नहीं मनाते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम हैदराबाद विमोचन दिन को राज्य के दिन के रूप में बनाएंगे। अमित शाह ने बीजेपी सरकार बनाने पर तेलंगाना में पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री बनाने का भी वादा किया। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, हम बैकवर्ड क्लास से मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, बैकवर्ड क्लास से। उन्होंने किसानों के लिए भी कई ऐलान किए। धान की फसल 31 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदने का भरोसा दिया तो हल्दी उत्पादक किसानों के लिए भी कई योजनाएं बताई। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीआरएस ने भी जोर लगा रखा है। पार्टी एमएलसी के कवित ने कहा कि हमारे यहाँ जो चुनाव प्रचार हो रहा है उसमें बीजेपी और कांग्रेस नेता असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर बीआरएस एमएलसी की कविता ने बड़ा दावा किया है। उनके मुताबिक यहाँ धर्म पर राजनीति नहीं चलती, यहाँ मुद्दा सिर्फ विकास का होता है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि दोनों पार्टियां सिर्फ चुनाव में ही नजर आती हैं, इसलिए राज्य के लोग बीआरएस के साथ हैं, क्योंकि तेलंगाना का विकास बीआरएस की गारंटी है। सिंपल सी बात यह है कि यहाँ धर्म के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं चलता है। तेलंगाना में तेलंगाना का सोशल फैब्रिक अलग है। यहाँ मुद्दा सिर्फ डेवलपमेंट का होता है। तो हम ये कहते हैं कि अननेसेसरी मुद्दा उठा के लोगों को पोलराइज करने की कोशिश दोनों पार्टियां कर रही है और नामुमकिन वादे करके लोगों को धोखा नहीं दे सकते। कविता ने चुनाव के बाद बीआरएस के अच्छे नंबरों से वापस आने का दावा भी किया। मंत्री है, काफी सारे सेंट्रल मिनिस्टर्स है, लेकिन हमारे साथ हमारी जनता है, तो जरूर हम वापस आ रहे हैं सरकार में, वो भी बहुत अच्छे नंबर से, करीब सेंचुरी के नंबर से हम वापस आएंगे। और टीवी 9 के कॉन्क्लेव में बोले असदुद्दीन ओवैसी, तेलंगाना में फिर केसीआर सरकार बनेगी। कांग्रेस को साथ देने के सवाल पर असदुद्दीन ओवैसी ने चुटकी भी ली। ओवैसी ने पूछा, कांग्रेस मुझे कितने पैसे देगी? तेलंगाना में गठबंधन की जरूरत नहीं है, ये बात भी कही असदुद्दीन ओवैसी ने। आप कह रहे हैं कि आप समंदर के दो किनारे हैं, एक बीजेपी एक ओवैसी। हाँ, कांग्रेस के साथ भी यही है आपका? या एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, इलेक्शन के बाद कहीं कोई जरूरत पड़ती है कांग्रेस पार्टी को, क्या ओवैसी साथ देंगे? कितने पैसे देंगे मेरे को? राहुल गांधी कितने चाहिए आपको? बोल दीजिए, आज सुन लेंगे। अरे भाई साहब, वो दिन आने वाला नहीं है। केसीआर अपनी ताकत पे तीसरी मर्तबा मुख्यमंत्री बनेगा इंशाल्लाह। अब ये बोल रहे हैं, बके जा रहे हैं, कोई नहीं होने वाला वैसा। मुझे यकीन है कि तेलंगाना की आवाम एक अच्छा फैसला लेगी। देखिए, 9.5 साल में अमन रहा, पीस रहा, प्रोग्रेस रहा, हैदराबाद के अतराफ़ के इलाके ग्रो हो रहे हैं और कई इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की वजह से लाखों एकड़ ज़मीन सैराब हो रही है। तो ये कंटिन्यूएशन होगा यहाँ पर। और हमको ये बात समझना है कि 2 नेशनल पार्टीज जहाँ पर रहेंगे वो स्टेट बर्बाद हो जाता है। 2 नेशनल पार्टीज रहेंगे तो स्टेट बर्बाद हो जाता। राम मंदिर बनकर तैयार है, मस्जिद का कुछ नहीं हो रहा है अभी तक, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? मेरी मस्जिद तो छीन ली है ना मुझसे। देखिए, कांग्रेस पार्टी की हिस्ट्री आप सुनिए। जब पहली मर्तबा 48-49 में मूर्तियां रखी गई थी रात के अंधेरे में चोरों की तरह, जब मुख्यमंत्री कौन थे? जीबी पंत। प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित नेहरू। आपने कुछ नहीं किया। फिर जीबी पंत है, नेहरू प्राइम मिनिस्टर है, आपने कहा कि मुसलमान नमाजी नहीं पढ़ेंगे, मैं खो दिया। 86 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री है, आपका और मेरा मुकदमा चल रहा है, तो दोनों साइड को जज साहब सुनना चाहिए ना।
बगैर मुझे सुने जज साहब ने 86 में 25 पेजेस का ऑर्डर दिया। उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था। 5 मिनट की हियरिंग में 25 पेजेस का ऑर्डर दे दिया। राजीव गांधी ने ताले खुलवा दिए। दैट ऑनरेबल जज अपनी किताब में लिखे कि मैं ऑर्डर इसलिए दिया क्योंकि जब मैं कोर्ट में बैठा हुआ था तो मेरी कोर्ट की दीवार पर एक मैंने 2 दिन काले बंदर को बैठते हुए देखा, तो मुझे मालूम हो गया कि ऊपर से इशारा हुआ जजमेंट दे दो। अपनी किताब में लिख रहे वो, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो बूटा सिंह ने शिलान्यास कर दिया और वही बात कमलनाथ ने कहा, आपने कैरी किया उसको, आपके चैनल में देखा। अब बताइए सेकुलरिज्म क्या है मुझे? कमलनाथ बोलेंगे कि राजीव गांधी ने ताले खोले तो राम मंदिर बन रही है। अगर 6 दिसंबर को मस्जिद नहीं टूटती तो कोर्ट का जजमेंट क्या था? बोलिए मेरे को आप। कोर्ट का जजमेंट क्या आता? क्या जजमेंट आता कोर्ट का? हम तो हर चीज का नुकसान उठा ली हम तो। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान कांग्रेस की गुटबाजी में अब नया मोड़ देखा गया है। पीएम मोदी के गुर्जर और राजेश पायलट वाले बयान के बाद सीएम गहलोत ने सचिन पायलट का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। राजस्थान में गुर्जर फैक्टर को साधने के लिए सीएम गहलोत ने बड़ा दांव चला। वोटिंग से पहले उन्होंने पायलट का वीडियो ट्वीट किया। अशोक गहलोत की इस एक्स पोस्ट में सचिन पायलट सभी गिले शिकवे भुलाकर कांग्रेस को मजबूती देने की अपील कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में गहलोत और पायलट के बीच विवादों के चलते राजस्थान सरकार कई बार संकट में फंसी नजर आई। तो गुर्जर समुदाय के मुद्दों पर पीएम मोदी भी गहलोत सरकार को घेर चुके हैं। शाही परिवार की उस शय पर उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया जाता है। स्वर्गीय राजेश पायलट जी के साथ भी इन्होंने यही किया और उनके बेटे के साथ भी यही कर रहे हैं। तो इस बार भी राजस्थान चुनाव में 40 विधानसभा सीटों पर गुर्जर वोटर अहम फैक्टर हैं। राजस्थान के पूर्वी और मध्य हिस्से के 15 जिलों में गुर्जर मतदाताओं का सबसे ज्यादा असर है। पिछले चुनाव में कांग्रेस के 9 गुर्जर विधायक चुनकर आए तो बीजेपी के 8 गुर्जर विधायकों को हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आज डोर टू डोर प्रचार किया और लोगों से वोटिंग करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी चिंता के लिए उनकी पार्टी ही काफी है। राजस्थान में टोंक विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और नेता सचिन पायलट ने आज डोर टू डोर प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने फिर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया। कल राजस्थान में वोट पड़ेगा। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर तमाम तरह के मुद्दों को उठाने की कोशिश की गई, लेकिन कांग्रेस की जो रीति नीति है, कांग्रेस का जो विचार है और कांग्रेस की जो पार्टी का काम करने का तरीका है उसको लोग पसंद कर रहे हैं। और तमाम कोशिशों के बावजूद भाजपा का जो चुनाव प्रचार था वो उठ नहीं पाया। उनका मामला है जमा नहीं, उनके नेताओं का जो विश्वसनीयता लोगों के प्रति है वो कायम नहीं रख पाए। इसलिए एडवांटेज हमको मिलेगा। मैं तो अपील करता हूं सभी लोगों से कि अपने मत का उपयोग करें। पीएम मोदी के उनके दिए गए बयान को लेकर उन्होंने कहा कि किसी भी नेता को उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि किसी नेता को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी चिंता मेरी पार्टी, मेरी जनता करेगी। हम उसके प्रति समर्पित हैं और विचारधारा को लेकर हमारा जो संघर्ष है उसमें हम लोग जीत कर आएंगे। डोर टू डोर प्रचार के दौरान उन्होंने लोगों से जीत का आशीर्वाद भी मांगा। विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान में कल वोटिंग से पहले सीएम अशोक गहलोत ने राज्य में फिर कांग्रेस सरकार की वापसी का दावा किया है और कहा कि हमारी चलाई योजनाएं विकास की गारंटी है। राजस्थान में कल होने वाले मतदान से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा दावा किया है। राजस्थान में कांग्रेस की लहर चल रही है और मुझे यकीन है इस बार फिर हमारी सरकार वापस आएगी। राजस्थान में अंडर करंट चल रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर लहर चल रही है कांग्रेस की, वो मैं महसूस करता हूँ। गहलोत ने कहा कि बीजेपी के नेता सिर्फ राजस्थान के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक जैसे गुजरातियों ने मोदी को जिताया वैसे ही राजस्थानियों को मुझे जिताना चाहिए। हमारी योजना ही कांग्रेस की जीत की गारंटी है। 2 गुजराती घूम रहे हैं और मैं राजस्थानी हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा? मैं तो राजस्थान वासी के पास जाऊँगा। मैं तो 700 दूर नहीं कह चुका हूँ, तो मेरे लिए तो राजस्थान वासी हैं। तो राजस्थानवासी जो है उनको मैं कहूँगा मैं कहाँ जाऊँगा? तो मुझे वो जीता है, जैसे गुजरात में मोदी को जिताया, मैं तो यही कहूँगा। और काम उन्होंने अच्छे किए हैं। कल राजस्थान में 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे।
कांग्रेस ने भी तेलंगाना में आज चुनावी घोषणाओं की बौछार की। प्रियंका गांधी ने कई गारंटी देकर महिलाओं को लुभाने की कोशिश की, तो किसानों और युवाओं के लिए भी बड़े ऐलान किए गए। पालकुर्थी की रैली में प्रियंका गांधी ने तेलंगाना के लोगों से कई वादे किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की गारंटी कांग्रेस पार्टी देती है, तो घरेलू गैस का सिलेंडर भी सिर्फ 500 रुपए में मिलेगा। तेलंगाना के लिए हमारी एक योजना है, एक विजन है कि किस तरह से हम तेलंगाना प्रदेश के युवाओं को मजबूत बना सकते हैं, आपको अपने पैरों पे खड़े होने की मजबूती और शक्ति दे सकते हैं। उन्होंने तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनने पर जॉब कैलेंडर बनाने का वादा भी किया और कहा कि हर जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक स्कूल जरूर खोलेंगे। 2 लाख रोजगार आपको दिलवाएंगे, जिस तरह से हमने राजस्थान में दिलवाए हैं। और जॉब कैलेंडर के तहत ये फिक्स्ड हो जाएगा कि कौन से डेट आपका एग्जाम है, कौन से डेट आपके रिजल्ट आएंगे, कौन से डेट आपकी जॉब की नोटिस आएगी। छात्रों को 5 लाख रुपए की मदद मिलेगी और जिले में, हर जिले में इंटरनेशनल स्तर के स्कूल बनाना चाहते हैं हम। और एक बार फिर से युद्ध की खबरों पर वापस लौटते इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, इजराइल की तरफ से बंधकों की रिहाई शुरू हो चुकी है। 39 महिला कैदियों को सौंपेगा इजराइल हमास को। जेल से 24 महिला कैदियों की रिहाई हुई है। मेगिडो जेल से 15 महिला कैदियों को अभी निकाला गया है। 39 कैदियों को लेकर एम्बुलेंस निकली है। 2 जेलों से 39 कैदी निकाले गए हैं और महिला कैदी निकाले गए हैं, जिनको ले जाया जा रहा है उस जगह पर जहां पर बंधकों को छुड़ाया जाएगा। ये एक्सचेंज होगा। और बेहद कड़ी सुरक्षा में हो रही है कैदियों की रिहाई। जेल के बाहर भारी सुरक्षा बल इस वक्त मौजूद है। कैदी वाहन के पीछे चल रही हैं कई गाड़ियां। एयरबेस पर इजराइल ने कैदियों को छोड़ा है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। इन एम्बुलेंस में वो तमाम महिला कैदी मौजूद हैं फिलिस्तीन के, जिन्हें इजराइल की जेल में बंद करके रखा गया था। और हमास के साथ डील होने के बाद इनमें से 39 कैदियों को रिहा किया गया। गाजा पहुंचा इजरायली हेलीकॉप्टर से लाए जाएंगे बंधक तब जब हमास की तरफ से छोड़े जाएंगे। हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है गाजा। इसी हेलीकॉप्टर से बंधकों को वापस लाया जाना है। जहां लैंड होंगे बंधक वहां डॉक्टर भी मौजूद हैं, यानी एक हेलीपैड बनाया गया है, एक बेस बनाया गया है। जहां लैंड होगा ये हेलीकॉप्टर वहां डॉक्टर मौजूद हैं। बच्चों के लिए हर तरह का इंतजाम किया गया है। बच्चे जब यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि महिलाओं और बच्चों को ही छोड़ा जाएगा हमास की तरफ से। जो पहले 13 बंधक छोड़े जा रहे हैं उनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है गाजा, जहां वापस आकर लैंड करेगा। हेलीपैड जहां बनाया गया वहां पर भी तमाम व्यवस्थाएं मौजूद हैं। और इजराइल की बंधक रिहाई पर तैयारी है। बंधकों के स्वागत के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। रिहा बंधकों के लिए जरूरी सामान का इंतजाम किया गया है इजराइल की तरफ से। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी बंधकों की रिहाई के बाद। बंधकों को जब छोड़ेगा हमास उसके बाद विशेष इंतजाम किया गया है इजराइल की तरफ से। और ये देखिए इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। शुरुआत हो चुकी है रिहाई की। 39 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया है। ये तमाम वो लोग थे जो कि इजराइल की जेल में बंद थे अरसे से, और हमास के साथ जो डील हुई है उसके तहत इनकी रिहाई मुमकिन हो पाई है। अब हर किसी को इंतजार है कि कब जो 13 बंधक हमास की कैद से रिहा किए जाएंगे, वो कब किए जाएंगे, क्योंकि गाजा हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है और तमाम तैयारियां इजराइल की तरफ से की जा चुकी हैं। मेडिकल टीम भी बिल्कुल अलर्ट मोड पर मौजूद है और गाजा से हमास की कैद से छूटकर ये तमाम बंधक इसी हेलीकॉप्टर के जरिए इजराइल लाए जाएंगे। वहां पर मीडिया को पूरी जानकारी देने के लिए एक मीडिया सेंटर तेल अवीव में बनाया गया है और एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है जिस पर रिहाई की लाइव तस्वीरें सभी पत्रकार, सभी जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद देख सकेंगे।
बंधक रिहाई को लेकर इजराइल की कैसी है तैयारी, आपको बता दें गाजा से रिहा बंधकों की वापसी के लिए बंदोबस्त किए गए हैं। बंधकों के लिए सभी जरूरी सामान रखा गया है ताकि जब वो वहां पहुंचे उन्हें जिस सामान की जरूरत हो उसका इस्तेमाल कर सकें। स्वागत के बाद बंधकों की मेडिकल जांच होगी और इसी वजह से डॉक्टर भी यहां पर मौजूद हैं। अस्पताल में ही परिवारों से मिलेंगे रिहा हुए बंधक। अस्पताल में भी उनके लिए बेड पहले से रिजर्व किए गए हैं, डॉक्टर मौजूद हैं, तमाम सामान वहां पर रखा गया है। जिस भी सामान की जरूरत होगी उसका इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे साथ विपिन चौबे जुड़े हुए हैं जो वहीं उसी मीडिया सेंटर में मौजूद हैं जहां से आप सीधी तस्वीरें देखेंगे जैसे ही ये एक्सचेंज शुरू होगा। विपिन, आप हमें तस्वीरें दिखा रहे थे, जगह बता रहे थे कि जैसे ही एक्सचेंज शुरू होगा उसकी सीधी तस्वीरें देखने को मिलेंगी कि किस तरह से एक्सचेंज किया जा रहा है। लेकिन हमास की तरफ से जिन्हें छोड़ा जा रहा है बंधकों को लेकर, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि गाड़ियाँ रवाना हो गई हैं, कैदियों को लेकर जा रहे हैं वो वहाँ तक जहाँ उनको सौंपना है, लेकिन हमास की तरफ से भी क्या कोई जानकारी मिल रही है कि उन्होंने भी बंधकों को भेजने की प्रक्रिया शुरू की है? कोई फुटेज या कोई जानकारी उससे जुड़ी हुई? देखिए, यही बेसिक डिफरेंस होता है एक प्रोफेशनल आर्मी में और हमारे शब्दों में लड़ाका कह लीजिए और इजराइल के शब्दों में आतंकी कह लीजिए। यही प्रोफेशनलिज्म है जब यहाँ हर चीज़ बहुत मैनेज्ड और बहुत सलीके और तरीके से चल रही है और बहुत प्लान के मुताबिक। आपने देखा कि कैसे कैदियों का चुनाव किया गया। सबसे पहले 300 कैदियों की लिस्ट भेज दी गई और आज भी जब कैदियों को छोड़ना है तो उनको बाकायदा बाहर निकालते हुए, गाड़ियों में बैठाते हुए, सिक्योरिटी प्रदान करते हुए और कैसे ले जाते हुए एक एक फुटेज आई है। लेकिन हमास अब तक साइलेंट है। इनडायरेक्टली या यूं कहें सब कुछ पर्दे के पीछे वो कर तो रहा है लेकिन दिखा नहीं रहा है क्योंकि उसको डर है कि उसकी लोकेशन डिस्क्लोज ना हो जाए। वो सीधा किसी रास्ते से आएगा और जो पॉइंट बनाया गया है जहां पर एक्सचेंज होना है सीधा वहां लेकर पहुंचेगा और बंधकों को सौंप देगा। कल देर रात उसकी तरफ से लिस्ट जारी की गई है। बहुत हीला हवाली के बाद, बहुत दबाव के बाद, कतर के कहने के बाद, अमेरिका के कहने के बाद और इजराइल के नाराज होने के बाद तब तो जाकर लिस्ट आई है। तो अब मानकर चलिए अभी तक तो तस्वीरें नहीं आई हैं लेकिन अंदर खाने जैसे जैसे वक्त बीत रहा है उधर से भी तैयारियां हो रही होंगी। आपसे जानकारी लेते रहेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। फाइनली डील इस मकाम पर पहुंची है कि इजराइल की तरफ से जो कैदी हैं वो छोड़े जा चुके हैं। अब इंतजार हो रहा है कि हमास की कैद से बंधकों की रिहाई हो। जैसे ही रिहाई होगी वो लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।